Let's start with I had started yesterday taxable event and what all is included in supply. Okay, and the second point says this is not included in supply. Schedule 3, activities of Schedule 3, and those activities which undertaken by central or state government or any other public authority based on the recommendation of the council, GST council. And the third point says those goods, those activities that to be treated as supply of goods and not as supply of services, and certain activities to be treated as supply of services and not as supply of goods. Now, we have already done incidence of tax also. It is supply of taxable goods and services by a taxable person. That means a registered person. And for a consideration or otherwise. It should be for the consideration or otherwise. In course or in the course of, it should be or. Okay, in the course or furtherance of the business, या तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या उसके कोर्स को पूरा करने के लिए, एंड इट शुड बी विद इन टैक्सेबल टेरिटरी. वो मैंने आपको एक्सपोर्ट का एग्जांपल दिया था ना, जब बिजनेस एक्सपोर्ट करता है तो वो इंडिया में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर जा रहे हैं कुछ, इसीलिए उसे जीरो रेटेड जीएसटी में डाला गया है, बिकॉज वो टैक्सेबल टेरिटरी के विद इन में नहीं है, अंदर नहीं आता. ठीक है, उसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स में सप्लाई नहीं माना जाएगा. अब हमने ना ये शुरू किया था और रिपीटेशन है इसमें, थोड़ा सिंपल वे में उसने क्लियर किया है कि सप्लाई क्या है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, मतलब सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स इफ नो सप्लाई देयर वुड बी नो जीएसटी. ओके, और सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा है इस डेफिनेशन में इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेफिनेशन होता है, ये एक टाइप का. सिर्फ हम सेल को ही सप्लाई नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम इंक्लूड करके कहते हैं कि ये सप्लाई है. ओके, तो अब हमारे पास है ना 6 पैरामीटर्स हैं इसको पढ़ने के लिए. अगर आप देखोगे ना तो ये वाला और ये वाला सेम. आप देखो इसमें 6 चीजें दी हुई है. इट शुड बी सप्लाई, सप्लाई ऑफ क्या, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड चीज, फिर कौन कर सकता है, बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन और अदरवाइज. फिर नेक्स्ट है आपका इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. फिर लास्ट है आपका विद इन टैक्सेबल टेरिटरी. तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है. अगर आप देखेंगे तो 6 पैरामीटर्स हैं. इट शुड बी सप्लाई ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज. कुछ तो सप्लाई होना चाहिए ना, या तो गुड्स का या तो सर्विस का, नहीं तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती. ठीक है, इट शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन. कुछ तो आपने सोचा होगा इसके अगेंस्ट में मुझे इतना इतना ये मिलेगा. इट शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कोर्स मतलब मशीनरी का एग्जांपल देकर, और फर्दरेंस मतलब ट्रेडर का एग्जांपल देकर, जब वो कुछ बने बनाए कुछ खरीदता है और बने बनाए कुछ बेच देता है. सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन. वो अभी हमने चार्ट में भी पढ़ा ऊपर वाले कि टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है तभी वो जीएसटी के दायरे में आएगा ना, तब तो वो टैक्सेबल इवेंट होगा. अदरवाइज वो टैक्सेबल इवेंट कैसे होगा अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करना चाहिए. सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ये वाला देखो, इसमें जो सेकंड वाला है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हैं अगर वो एग्जम्प्टेड होंगे तो वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में कैसे आएंगे. इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आने के लिए गुड्स शुड बी टैक्सेबल, सर्विसेज शुड बी टैक्सेबल, मतलब जिनके ऊपर 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स लगती है. ठीक है, सप्लाई शुड बी टैक्सेबल. सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी. हमारा जो टैक्सेबल टेरिटरी है उसके अंदर सप्लाई होना चाहिए, तभी उसे सप्लाई माना जाएगा. एक्सपोर्ट को तो हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं क्योंकि वो विद इन टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है. आप इंडिया से बाहर गुड्स को बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है, इसीलिए उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना गया. ठीक है, चलो आगे देखो. ये जो हम टैक्सेबल इवेंट पढ़ रहे हैं ना सप्लाई का, इसके ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ये देखिए 2 एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या एक्सेप्शन है. पहले करवा चुकी हूँ,
ये एक अलग तरीके से लिखा हुआ है सेंटेंस फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे करवा चुकी हूँ मैं आपको ये वाली पॉइंट। ये देखो इम्पोर्ट एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है ना, देखो यहाँ पे है ना विथ कंसिडरेशन है, यहाँ पे सॉरी सॉरी विथ कंसिडरेशन, यहाँ पे ना इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और यहाँ पे वेदर आर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना कि आप पर्सनल लेवल पे भी अगर गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो ना, तो भी सप्लाई माना जाएगा टैक्सेबल इवेंट में। एक्सेप्शन हो गया ना, मतलब जो कह रहे हैं उसके अलावा ये चीज एक्सेप्शन हो गई, मतलब इसमें आप चाहे पर्सनल लेवल पे भी कर रहे हैं तो भी आपका टैक्सेबल इवेंट सप्लाई में काउंट होगा। और अगर आपका ध्यान है तो ये विथ कंसिडरेशन ये सारी चीजें, और यहाँ पे सी पॉइंट में कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 1 की ऐसी हैं जो विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई मानी जाती हैं। तो एक्सेप्शन में वो यही कह रहा है सेम चीज, पर एक तरीके से बोल रहा है। देखो एक्सेप्शन में क्या है, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। अभी अभी मैंने आपको शेड्यूल 1 वाली पॉइंट दिखाई, बस वो यहीं पे एक्सेप्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आपका ध्यान है तो कुछ नई पॉइंट नहीं है, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें सप्लाई है, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का, या दोनों का भी एक साथ हो सकता है। आपने मोबाइल बेची, उसके बाद 2 दिन में मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिपेयरिंग की सर्विसेज भी आपने उनको दी है, ठीक है। कभी कभी ना हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एक साथ सप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था इसका, मशीनरी का। आपने अभी अभी मशीनरी एयर कंडीशन खरीदा, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, वॉट एवर, आपने अपने बिजनेस के लिए एयर कंडीशन खरीदा, ठीक है। तो एयर कंडीशन खरीदा तो उसको इंस्टॉल भी तो करना है, तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आपको सप्लाई हो रही है, ठीक है। आगे देखो, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन कुछ तो एक्सेप्शंस हैं जिसमें विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई माना जाएगा, in which a transaction is deemed to be supplied even without consideration। कुछ exceptions हैं, अभी हम पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 1 में, वो ही पढ़ने वाले, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1 में वो सारी एक्टिविटीज होंगी जिसमें विदाउट कंसिडरेशन वाला हमने उनको सप्लाई ट्रीट किया। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है एक्सेप्शन के लिए। फर्दर, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ, आपने कुछ सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं और उसके लिए आपने पेमेंट भी किया कंसिडरेशन के लिए, फ्री में नहीं। वेदर और नॉट, ये देखो ये एक्सेप्शन है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई। पर यहाँ पे तो वो सप्लाई की मीनिंग क्या बोल रहा है, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो बोल रहा है ना थर्ड पॉइंट में, वो पहले ही बता रहे हैं आपको कि इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस, और यहाँ पे वो बोल रहा है एक तो एक्सेप्शन है कि कुछ इंपोर्ट, जो सॉरी कुछ नहीं, सारे सारे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऐसे होंगे जो चाहे पर्सनल बेसिस पे ही क्यों ना हो, पर उन्हें सप्लाई ट्रीट किया जाए, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, तो मैं आगे बढ़ूं। सो नेक्स्ट, अब ये देखो एक डेफिनेशन दिया हुआ सप्लाई का, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। इसे है ना सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, जिसे रीड किया जाता है सेक्शन 3 के नाम से, ठीक है। सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। एंड और मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, या गुड्स और सर्विसेज भी हो सकते हैं, या तो आपने सिर्फ सर्विसेज बेची होंगी या तो सिर्फ गुड्स बेचे होंगे, दोनों एक साथ भी बेच सकते हैं। मे बी आपने गुड्स भी बेची हो, सर्विसेज भी दी हो आपने, ठीक है। सच एज क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, सेल है उसको भी सप्लाई माना जाएगा, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सब हम पहले वाले स्लाइड में कर चुके हैं, ठीक है। और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन rather a taxable person in the course or furtherance of business, ठीक है। ये
उसको शॉर्ट में एक बार बता दिया मैंने डेफिनेशन। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को चार्ट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो कभी कभी आप ऐसे चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो थोड़ा प्रेजेंटेशन तुम्हारा पेपर का अच्छा हो जाता है। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट भी है इसमें, दिख रहा है आपको, इंपोर्ट को भी सप्लाई माना जाता है ना। ठीक है, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें है ना, हम लोगों ने देखो अभी हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा दिए थे मैंने एग्जांपल्स आपको, बट ठीक है अब एक बार हम इसके हिसाब से भी देख लेंगे। अब देखो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के अंडर में जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इसको रीड कैसे करते हैं? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है, इसमें इसकी जनरल मीनिंग बताइए, क्या है जनरल मीनिंग? देखो, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज सच एज, जो अभी अभी डिस्कस किए, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब देखो जो हमने अभी सेल, ट्रांसफर, बार्टर डिस्कस किया ना, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि सेल में क्या क्या, मतलब सेल के एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हो, यानी कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अपॉन अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बिना बेचोगे तो वो नहीं, मतलब यहाँ पे सेल में काउंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट करने के लिए आपको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो बोलता है ना, वो कंसिडरेशन की बात करता है। जब हम शेड्यूल 1 में आएंगे तब वो बात करेगा विदाउट कंसिडरेशन की, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, और शेड्यूल 1 भी सप्लाई में इंक्लूड है, यानी कि कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई ट्रीट होते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं आपको? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो जनरल मीनिंग, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये शेड्यूल 1 नहीं है, ये शेड्यूल 1 नहीं है, इसमें वो है जिसमें सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला फर्स्ट ए वाला पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो देखो, अब सेल में क्या क्या है, अगर आप किसी को एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस चीज का? प्रॉपर्टी इन गुड्स। अगर आप कुछ तो गुड्स बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए। कुछ तो आप उनसे चार्ज करेंगे, उसे कहते हैं सेल। ठीक है, मतलब कोई भी गुड्स चलेंगे, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब ओन्ड होना चाहिए, बोरोड नहीं चलेगा। ठीक है, जब बोरोड होगा तो आप बेच थोड़ी पाएंगे, ऑफ कोर्स वो गुड्स आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसफर क्या लिखा हुआ है, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स। अब आपके पास है ना, किन किन गुड्स का अधिकार है, या फिर वो गुड्स आप जो आपके हैं उनको आप ट्रांसफर कर रहे हो, और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स। अनडिवाइडेड शेयर है, यानी कि जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर अ, दो भाई मिलके काम कर रहे हैं, अनडिवाइडेड शेयर है। ठीक है, इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देगा। ठीक है, आप उनको ट्रांसफर टाइटल टाइटल का ट्रांसफर नहीं करो, ओनरशिप आपके हाथ में है, सिर्फ आप उनको यूज करने का ट्रांसफर इसलिए कर रहे हो कि जैसे वो गुड्स को यूज कर सके। ठीक है, हिमांशु आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है? मैम ट्रांसफर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके, देखो ट्रांसफर यानी कि जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट गिविंग देम द ओनरशिप। जैसे जैसे मैंने मेरी कंपनी में किसी डायरेक्टर को, किसी एम्प्लॉय को गुड्स यूज करने के लिए, जैसे एग्जांपल ले लो लैपटॉप, जैसे एग्जांपल ले लो कंप्यूटर्स। ठीक है, या फिर एक्चुअली लैपटॉप ही बेटर है, कंप्यूटर तो घर उठा के नहीं जा सकता ना एम्प्लॉय। अब अब देखो ये टाइम पे, जैसे ये पेंडेमिक का टाइम है, तो अब ये टाइम पे वर्क फ्रॉम होम है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉयज को घर पे लैपटॉप भेजा।
पर है तो वो प्रॉपर्टी किसकी, ऑफिस की, मतलब बिजनेस की। तो ओनरशिप किसके हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में। लेकिन उनको आपने अधिकार तो दिया ना गुड्स को यूज करने का, राइट इन गुड्स, मतलब वो यूज कर सकते हैं, राइट टू यूज गुड्स। आई बात समझ में, अभी एग्जाम्पल के जरिए मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो गया। ठीक है हिमांशु, क्लियर है? आप उनको Yes, ओनरशिप ma'am. नहीं दोगे। हाँ, आप उनको ओनरशिप नहीं दे रहे, सिर्फ उनको बुक यूज करने के लिए ट्रांसफर कर दे रहे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, बार्टर, टू एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी। अब इसमें मनी तो यूज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन तो है ना। देखो हमेशा वर्ड कंसिडरेशन का मतलब मनी नहीं होता है इसमें, ऑलवेज रिमेम्बर। कंसिडरेशन मतलब आप इन अगेंस्ट में क्या लेना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक चीज दी तो उसके अगेंस्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मेरी कंपनी दे। समझ आ रहा है, उसको कहते हैं बार्टर। बार्टर मीन्स एक चीज मैंने आपको दे दी, उसके अगेंस्ट में मैंने आपसे दूसरी चीज ले ली, उसे कहते हैं बार्टर। ठीक है, एक्सचेंज, अब एक्सचेंज क्या होता है, अब देखो टू स्वैप, मतलब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक्सचेंज मतलब जैसे मैंने दिया था ना एग्जाम्पल, आपको याद है? अम, जैसे पुराना टीवी आप अगर देकर जाएंगे तो नया टीवी ले सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें मनी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक्सचेंज का जरूरी नहीं है ना दोनों का भाव, दोनों का मार्केट का जो रेट चल रहा है वो सेम होना है। अब पुराने टीवी का उतना रेट नहीं होगा जितना नई टीवी का होगा। समझ आ रहा है, तो इसमें आपको बैलेंस अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ना। तो हाँ, इसमें मनी इन्वॉल्व होती है, बेशक मनी इन्वॉल्व हो या नहीं हो, पर जरूरी नहीं है कंसिडरेशन को हम बोले कि आपने पेमेंट में मनी दी है। क्या पता पेमेंट में आपने दूसरे कोई गुड्स दे दी हो उनको। ठीक है, होता है ना, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है आप मेरे ये कुछ लेके जाओ और मुझे आपका राशन दे दीजिए, आपका राशन का दुकान है ना, आपका पूरा राशन चलाते हो आप, तो मुझे मेरे इतने कुछ लेके जाइए और मुझे इतने राशन का इतने अमाउंट का राशन दे दो। ठीक है, समझ आ रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बार्टर का। अब एक्सचेंज आपने समझ लिया, अब लाइसेंस पे आ जाइए। लाइसेंस यानी कि आपको मैंने क्लियर किया था ये, जैसे फ्रेंचाइजी किसी किसी को देते हैं तो वो आप उनको परमिशन दे रहे हो कि एज अ एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप उनको परमिशन दे रहे हो कि जो मेरा बिजनेस है ना उसके प्रिविलेजेस आप उठाइए। ठीक है, लेकिन वो रहेगा तो मेरे ही नाम पे बिजनेस। जैसे मैकडोनल्ड्स है तो आप मैकडोनल्ड्स की जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, लाइसेंस खरीदते हो ना मैकडोनल्ड्स का, तो आप उसका नाम नहीं चेंज कर सकते, मैकडोनल्ड्स का नाम मैकडोनल्ड्स ही रहेगा। आपने खरीद लिया इसका मतलब ये नहीं चलेगा कि आप उसको उसके प्रिविलेजेस एंजॉय कर सकते हैं, उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइजेशन आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रेंटल। रेंटल मतलब पीरियोडिक पेमेंट फॉर यूज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, यानी कि आप है ना किसी को कुछ कोई गुड्स रेंट पे, जैसे हायर परचेज आपने सुना है, क्या होता है हायर परचेज? हायर परचेज में होता क्या है, रेंटल ही तो होता है, मतलब आपने सामने वाले को, समझो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आप होलसेलर हैं, नाउ यू आर बाइंग इन द बल्क फ्रॉम मी, मतलब आपने मुझसे बहुत बल्क में खरीदा। अब क्योंकि बल्क में खरीदा तो आप है ना मुझे एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इन गुड्स की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर लूं, तो आप मेरे बहुत पुराने कस्टमर है इसलिए मैंने हाँ कह दिया। अब आप मुझ गुड्स तो लेकर गए, आप उनको बेच भी रहे हैं, लेकिन आप मुझे पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। उस इंस्टॉलमेंट को बोला गया है पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल मतलब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, इन अ गैप ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, उसे कहते हैं पीरियोडिकल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है, वो गुड्स की, मैन्युफैक्चरर की मतलब मेरी, लेकिन उसे यूज बेचना वो तो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो प्रॉफिट तब होगा ना जब मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, आपको तो प्रॉफिट अभी से ही हो रहा है, जब जब आप बेच रहे हो तब तब आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आप किसी की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं,
पीरियोडिकल पेमेंट के नाम पे, मतलब उसके अगेंस्ट में आप उनको क्या दे रहे हैं, रेंट, जिसे कहा गया है पीरियोडिकल पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट, दूसरा इसका नाम। आगे देखो लीज, और आपको पता होना चाहिए हाँ रेंटल और लीज में क्या फर्क होता है। देखो इसमें ना लीज में कभी भी आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, रेंटल में मिल सकती है। कैसे, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट गुड्स की पे करते हो, हायर परचेज, रेंटल में भी मैं किसकी बात कर रही हूँ, हायर परचेज। तो जब आप हायर परचेज करते हैं तो उसमें जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो ओनरशिप देन बिलोंग्स टू यू नाउ, बिकॉज आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, आप तो सारे कुछ आपके ही हो गए ना, आपके नाम पे हो गए। यूज तो आप ही कर रहे थे, नाम किसका था, मैन्युफैक्चरर का। लेकिन अब टाइटल भी आपको ही मिलेगा, टाइटल मतलब ओनरशिप आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आपने तो वो कुछ खरीद लिए थे, बस आप उनकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे थे। लेकिन लीज पे हम कभी भी कुछ खरीदते नहीं है, खरीदते नहीं है, हमेशा ये रेंट पे ही होते हैं। इसीलिए इसका ओनरशिप है ना ट्रांसफर नहीं होता। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है का मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता का मतलब है, अगर मैंने आपको लीज पे दिया, समझो आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप खरीद नहीं रहे हैं, मुझसे रेंट पे ले रहे हैं। तो 5 साल के लिए आपने रेंट पे ले लिया, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है ये लीज, हमेशा याद रखो। तो उसमें रिन्यू भी कर सकते हैं, 5 साल के बाद मुझे मशीनरीज और भी टाइम के लिए चाहिए तो उसे रिन्यूअल किया जाता है। बट एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है कि आप 3 साल 5 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। तो आपने मुझसे क्या किया, लीज पे खरीद लिया, मतलब रेंट पे खरीदा, तो ओनरशिप तो मेरी होगी। आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर ली, लेकिन स्टिल ओनरशिप मेरी होगी, क्योंकि ये आपने लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉलमेंट पे ही खरीद सकते हो आप, इसे अपना नहीं बना सकते। अपना बनाना है तो परचेज करना पड़ेगा मशीनरी, लीज नहीं करना होता, लीज का मतलब रेंट। ठीक है, लिखा भी हुआ है, आप पढ़ोगे ना, ओनरशिप स्टिल रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ लेसी। तो सॉरी लेसर, लेसर मतलब दो पार्टीज होती है लीज में। लेसर मतलब जो कंपनी आपको लीज पे दे रही है, जिनके इक्विपमेंट्स है, वो ओन्स द इक्विपमेंट, और आपको राइट टू यूज का अधिकार दे रही है, मतलब आपको ये अधिकार है कि आप उन गुड्स को यूज कर सकते हैं, बट आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये मेरे नाम पे गुड्स। ठीक है, और लेसी होता है अनदर पार्टी हु टेक्स द इक्विपमेंट ऑन रेंटल बेसिस, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, हाँ, सर्टन टू सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कुछ तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रिलीज पे ले रहे हैं, तो पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, लेकिन जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना तो भी आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, देखो लिखा हुआ है बट स्टिल रिमेन्स ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ लेसर। ठीक है, मतलब कंपनी के हाथ में ही ओनरशिप रहती है, आपके हाथ में नहीं आएगी। अब आगे देखो डिस्पोजल, डिस्पोजल मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। आप ना किसी को अपना कंट्रोल या बेस्टो कर रहे हो, या आधा शेयर आपने बांट लिया किसी के साथ आपकी कंपनी का, और किसी थोड़े से राइट्स आपने किसी के साथ बांट लिए। ठीक है, वोटिंग पावर्स बांट लेना, या फिर कोई ऑब्सोलेट चीज को आपने बेच देना। ठीक है, उसे कहते हैं डिस्पोजल, छोड़ देना, मतलब उसका उसका डिस्पोजल मतलब कुछ चीज जो आपके हाथ में है उसको छोड़ना, दैट इज नोन एज डिस्पोजल। ओके, तो ये सारा अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, देखो जो सप्लाई है ना उसका थोड़ा एनालिसिस किया है इन्होंने। वो बोलता है ये इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेफिनेशन है। ठीक है, और इससे कहा जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ, या तो ये सप्लाई होगा गुड्स का या सर्विसेज का, या दोनों का एक साथ भी हो सकता है, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस हैं, विदाउट कंसिडरेशन वाले आइटम्स को भी हम सप्लाई मानते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या बताया है, कंसिडरेशन के लिए सप्लाई होता है। और उसके बाद सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब सप्लाई शुड बी ईदर ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज, नहीं तो जीएसटी कैसे अट्रैक्ट होगा, कुछ तो होना चाहिए, या तो गुड्स होने चाहिए
या तो सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मनी और सिक्योरिटीज है विच डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है ना, डेफिनेशन के चैप्टर में सप्लाई का डेफिनेशन, गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन, सॉरी, तो कौन कौन से गुड्स होते हैं, कौन कौन से सर्विस होते हैं, वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जिसमें मनी कैन नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स, सिक्योरिटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स, जिन पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इट शुड बी अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक मनी, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा डेफिनेशन। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लीजिए। सपोज मिस्टर राम प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग services to Mr. Sham. In such case, there is no supply because there is no consideration. अगर मैं आपको फ्री में कोचिंग दे रही हूँ और कोई कंसिडरेशन नहीं ले रही हूँ, कुछ अमाउंट नहीं इन्वॉल्व है, कुछ नहीं, मतलब आप ना मुझे कोई चीज दे रहे हो उसके रिटर्न में, ना अमाउंट पे कर रहे हो, तो आई कैन नॉट से दैट इट इज सप्लाई। पहला एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन अ न्यू मोबाइल वर्थ रुपीज 10,000 इज परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड मोबाइल। देखो मैं ये पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ और यहाँ पे उन्होंने मोबाइल बता रहे हैं, मैं टीवी का दे चुकी हूँ, अलॉन्ग विथ मॉनेटरी कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि मोबाइल तो 10,000 रुपए का है और जो पुराना मोबाइल है उसकी तो 2,000, आपने और भी कितना पे किया मॉनेटरी कंसिडरेशन, 2,000, मतलब पुराना मोबाइल 8,000 की वैल्यू का होगा जरूर, ठीक है। विथ मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ 2,000 रुपीज पेड फॉर सेड परचेज, मतलब पुराना मोबाइल का वैल्यू मार्केट में 8,000 का होगा ना, तभी तो आप बाकी का 2,000 ऊपर से पे कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से कौन सा क्राइटेरिया बैठता है इसमें से, एक्सचेंज, ठीक है। स्वैप करना मतलब एक्सचेंज करना, कि आप ये पुराना देकर नया लेके जाओ, ठीक है, बट उसके ऊपर तो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही होता है। वेल हाँ, तो फिर ये इसको सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज तो सप्लाई में इंक्लूड है ना। ये एग्जांपल सब एक्सचेंज का है और एक्सचेंज मतलब सप्लाई होता है, इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेफिनेशन है सप्लाई तो। ओके नेक्स्ट, वेयर अ लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 30,000 along with a batter of printer that is manufactured by recipient is the example of barter. सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं लैपटॉप प्रोड्यूस कर रही हूँ, सॉरी मैं लैपटॉप आपसे खरीद रही हूँ, मैं आपसे लैपटॉप खरीद रही हूँ, कितने का, 30,000 का। अब मेरी कंपनी है ना, मेरी कौन सी कंपनी है, प्रिंटर बनाने की कंपनी है, प्रिंटर बनाने की कंपनी, मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है। तो अब मैंने आपको एक्सचेंज में क्या दे दिया, प्रिंटर्स दे दिए। रेसिपिएंट मतलब मैं, मेरी बात करो आप, मैंने आपसे लैपटॉप खरीदा तो मैं रेसिपिएंट हो गई ना, और रेसिपिएंट का बिजनेस क्या है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिंटर, तो लैपटॉप के अगेंस्ट में मैंने आपको प्रिंटर बेचा सेम वैल्यू का, समझो दो प्रिंटर्स बेच दिए 15,000 की, और लैपटॉप आपने मुझे कितना बेचा, एक, 30,000 का। तो हो गया ना एग्जाम्पल बाटर का, वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर सप्लाई नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उतना कंसिडरेशन नहीं पे किया ना, ठीक है। आगे देखिए, मनीष बाइज, ऑफ कोर्स ये थर्ड एग्जांपल भी कौन सा है, बाटर का, तो बाटर किसमें इंक्लूड होता है, सप्लाई में, तो यस दिस इज आल्सो द केस ऑफ सप्लाई। ऐसे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। अभी 3 मार्क्स कैसे डिवाइड हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। पहला ये क्वेश्चन आएगा, देखो मोबाइल वाला, फिर आपने बताना है इज दिस व्हिच इज दिस एग्जांपल ऑफ सुटेबल टू व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी, तो आप पहले बताएंगे ये एक्सचेंज है, फिर उसको रीजन बताएंगे ये सप्लाई में क्यों इंक्लूड है, क्यों इंक्लूड है ये सप्लाई में, क्योंकि एक्सचेंज जनरल मीनिंग में एक्सचेंज को सप्लाई में इंक्लूड किया गया है, इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी, मतलब टोटल आपकी 3 हो गई। एक तो आपने बता दिया एक्सचेंज है, ये एग्जाम्पल एक्सचेंज का है। अच्छा ये एक्सचेंज है तो उससे सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि जनरल मीनिंग में सप्लाई के एक्सचेंज इंक्लूड होता है, बार्टर इंक्लूड होता है। समझ आ रहा है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, क्लियर है। चलो अभी आगे देखो, वेयर लैपटॉप इज सप्लाइड ये आप समझ गए। मनीष बाइज अ मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज,
and after 6 months sells it to a mobile dealer. ठीक है, sale of mobile by Manish to mobile dealer is not a supply. क्यों? क्यों? क्योंकि मनीष ने बिजनेस करने के लिए मोबाइल नहीं बेचा ना, इन द कोर्स और फर्दर एंड ऑफ बिजनेस. याद आई वो पॉइंट? देखो, बिकॉज मनीष अगर मोबाइल डीलर को मोबाइल वापस बेच रहा है, तो मनीष जब बेच रहा है ना, तब उसे सप्लाई नहीं मानेंगे. क्यों? बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड बाय मनीष इन कोर्स और फर्दर एंड ऑफ बिजनेस. क्या वो आगे बिजनेस करने के लिए बेच रहा है? नहीं, वो उसे मोबाइल नहीं अच्छी लग रही थी इसलिए बेच दी, वापस बेच दिया. लेकिन जब उसने फोन खरीदा था, तब वो जो जिस डीलर से खरीदा था उसने तो सप्लाई किया ना. किस किस पर्पस के लिए सप्लाई किया? रीजन क्या है उसका? वो सप्लाई क्यों माना जाएगा? क्योंकि पहले तो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व था, और मोबाइल डीलर है, वो टैक्सेबल पर्सन है. थर्ड, उसने टैक्सेबल गुड्स बेचे, मोबाइल टैक्सेबल गुड्स है. फोर्थ, इन द कोर्स और फर्दर एंड ऑफ बिजनेस मोबाइल डीलर ने उसको बिजनेस करना था ना, उसका तो बिजनेस है मोबाइल खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, उसके लिए तो फर्दर एंड ऑफ बिजनेस है. लेकिन मनीष जब सप्लाई कर रहा है, वापस बेच रहा है किसी और मोबाइल डीलर को, तब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. नहीं तो डबल जीएसटी लगेगी ना, 2 बार सप्लाई होगा तो 2 बार जीएसटी. इसीलिए तो उस सप्लाई की डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्ट किया है. आई बात समझ में? अब मैं मोबाइल खरीद रही हूँ, तो जिससे खरीद रही हूँ तब सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वो तो बेच रहा है, उसका तो बिजनेस है बेचना. लेकिन जब मुझे मोबाइल अच्छा नहीं लगा, मैंने वापस बेच दिया, तो मेरा पर्पस ये, हाँ मुझे कंसिडरेशन मिला, मैंने मोबाइल बेचा, मुझे मोबाइल डीलर ने पेमेंट किया, लेकिन क्या ये मेरा बिजनेस है? सारे रूल सेटिस्फाई होने चाहिए ना. ये देखो, ये सारे रूल सेटिस्फाई होने चाहिए. ये वाले, क्या मैं टैक्सेबल गुड्स को बेच रही हूँ? हाँ. क्या मैं सप्लाई कर रही हूँ? देखो, सप्लाई वर्ड को छोड़ के आगे देखो, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ? नहीं. ये मैं बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, मैंने बिजनेस करने के लिए फोन नहीं बेचा, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने बेच दिया इंडिविजुअल लेवल पे. क्या कंसिडरेशन के लिए बेचा? हाँ. कोर्स और फर्दर एंड ऑफ बिजनेस के लिए? नहीं. तो इसका रीजन ये है, मैंने बिजनेस करने के लिए नहीं बेचा है, क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ नहीं. ठीक है, तो सारे रूल सेटिस्फाई होने चाहिए. यहाँ पे मनीष के केस में सारे रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसीलिए इसे सप्लाई माना नहीं जाएगा. क्लियर है एग्जाम्पल के जरिए? ओके, क्लियर ना, वेरी गुड. चलो आगे देखते हैं अभी. इम्पोर्ट, import of services section 1 section 7 subsection 1 clause b. अब हमने ये जो पढ़ा ना, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ये सब, ये किस में आता है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. अब हम करें क्लॉज बी, इम्पोर्ट. ठीक है, क्लॉज बी में आ गए अभी. इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन. पहली बात तो आपने सर्विसेज इम्पोर्ट करी, उसके अगेंस्ट में आपने कुछ पेमेंट किया है सामने वाली कंपनी को, जो आउटसाइड कंट्री है, जो आउटसाइड कंट्री होना चाहिए. इंपोर्ट का मतलब वही होता है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर एंटरप्राइज. वो बोलता है चाहे आप पर्सनल लेवल पे क्यों ना इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर चलो बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो, दोनों केसेस में वो सप्लाई माना जाएगा, या पर्सनल लेवल पे या फिर क्या कहते हैं उससे, बिजनेस पे. बिजनेस के लिए आपने गुड्स को इंपोर्ट किया. मतलब एग्जांपल ले लो बिजनेस का, आप जो गुड्स बनाते हैं ना, उसका जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, वो यूएस से खरीदते हैं, तो फर्दर एंड ऑफ बिजनेस है वो, है ना. आप कोर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब आपको आपके बिजनेस का गुड्स बनाने के लिए इज योर कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, और जो रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया किसी और कंट्री से किया, कंसिडरेशन पेमेंट भी किया आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा,